प्रिय छात्र छात्राओं, लाख दलदल हो पर पाँव जमाए रखना। लाख दलदल हो पर पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? बस बर्फ बनने तक विश्वास जमाए रखना। हाँ, तो बच्चों, आज हम परमाणु के मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख करेंगे। ये 2019 का 13वां प्रश्न आया हुआ है। परमाणु के मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख करें। ये 2 नंबर में आए हुए हैं। तो बोर के परमाणु मॉडल के दोष हैं, कमियां हैं या सीमाएं हैं। दोष या कमी या सीमाएं जो भी पूछा जाए, सब एक ही पर्यायवाची के शब्द हैं। तो आइए इनकी कमियों को देखें। इसमें से हम 2 ही कमी लिखने वाले हैं। 2 ही कमी लिखना है, लेकिन इसमें हम 4-5 देखेंगे। पहला कमी है कि यह मॉडल 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर लागू नहीं होता। दूसरा है कि यह मॉडल तरंगिक संख्याओं के विषय में सूचना नहीं देता। यह मॉडल तरंग संख्याओं के विषय में सूचना नहीं देता। यह इलेक्ट्रॉनों के वितरण को नहीं समझाता। चौथा, इस सिद्धांत द्वारा तत्व की विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता में अंतर के कारण समझाने में असमर्थ है। और 5वां है, यह इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को प्रतिपादित करने में असमर्थ है। तो इस तरह से 5 कमियों में से आपको 2 ही कमी लिखने हैं। आगे चलते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2011 का दूसरा प्रश्न, 2013 का दूसरा प्रश्न और 2015 के दूसरे प्रश्न, ये 3 बार आए हुए प्रश्न हैं। लेजर किरणों की किन्हीं 4 मुख्य विशेषताओं को बताइए। 2011 का दूसरा प्रश्न पूछा गया था। लेजर किरणों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखें, ये 2013 के दूसरे में पूछा गया था। और लेजर किरणों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखें, ये 2015 के दूसरा में पूछा गया था। आइए देखते हैं। लेजर या लेसर भी इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? एल से हुआ लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, बाई, ए से स्टिमुलेटेड, ई से इमिशन, ऑफ, आर से रेडिएशन। इसी का ये संक्षिप्त रूप है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसी का ये संक्षिप्त रूप है लेसर, जिसका अर्थ है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। इसका हिंदी है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। आइए लेजर के गुण देखें। तो इसकी गुण है, लेजर किरणें समान कला में होती हैं, समान लंबाई की होती हैं, समान दिशा में चलती हैं, उद्दीप्त उत्सर्जन विधि से उत्पन्न होती हैं, बिना अवशोषित हुए अत्यधिक दूरी तक जा सकती हैं। इस तरह से ये लेजर किरणों के गुण हैं। और उपयोग इसका देख लेते हैं। तो हीरे में छोटे छोटे छिद्र करने में लेजर किरणों का उपयोग होता है। चिकित्सा विज्ञान में, युद्ध क्षेत्र में, विज्ञान अनुसंधान में और फोटोग्राफी प्लेट इत्यादि में इसका उपयोग होता है। तो आइए अब चलते हैं 13वां पाठ, फिजिक्स का 13वां पाठ। इसमें है नाभिक, न्यूक्लियस। तो आइए 2012 का 15वां प्रश्न कैसे पूछा गया इस पाठ से। रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित करें। 5 नंबर में आए हुए हैं। तो ये 5 नंबर में आया है, अल्फा बीटा गामा किरणों की प्रकृति, गुण तथा अंतर को स्पष्ट करें। तो सबसे पहली बात है कि रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित करें। तो परिभाषा देखें। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविटी का हिंदी होता है रेडियो सक्रियता। यूरेनियम तथा अन्य पदार्थों से स्वतः अदृश्य किरणें अल्फा बीटा गामा को उत्सर्जित होने की घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। यहाँ फिगर में देख लें, अल्फा बीटा और गामा किरणें निकल रही हैं। अल्फा चूँकि पॉजिटिव है, प्लस है, इसीलिए माइनस की ओर आकर्षित हो रही हैं। बीटा माइनस है तो प्लस की ओर आकर्षित हो रही हैं। और गामा में कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए सीधे निकल रही हैं।
तो ये सब अदृश्य किरणें हैं। अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित होने की घटना यानी किसी रेडियो सक्रिय तत्वों से अल्फा बीटा और गामा किरणों के निकलने की घटना ही रेडियो एक्टिविटी कहलाती है तथा ऐसे पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं जैसे यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम है, यूरेनियम, पोलोनियम और थोरियम इत्यादि। आइए इनके गुणों की तुलना करते हैं। अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण। प्रकृति देखिए, यह हीलियम नाभिक है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और भार 4 है। यह तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। बीटा क्या है? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। गामा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है या इसको हम फोटोन बोलते हैं। आइए इस पर विचार करें तो अल्फा पर होता है +3.2 × 10⁻⁻19, ये इतना कूलम आवेश होता है, जबकि बीटा पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है और जबकि गामा पर कोई आवेश नहीं होता, ये अनावेशित कण है। द्रव्यमान पर चलते हैं। हीलियम के द्रव्यमान के बराबर है यानी अल्फा किरणें हीलियम के द्रव्यमान के बराबर है, बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है और गामा किरणों का द्रव्यमान 0 होता है। आइए आयनीकरण पर विचार करें। बीटा से 100 गुना अधिक आयनीकरण है और ये गामा से 100 गुना अधिक आयनीकरण करता है और गामा किरणें बहुत न्यून आयनीकरण क्षमता है। वेधन क्षमता। वेधन क्षमता इसका न्यूनतम है, इसका अल्फा से 100 गुनी है और गामा का बीटा से 100 गुनी है। आइए प्रश्न कैसे पूछे गए। तो 2021 में कौन मौलिक कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसमें मौलिक कण तो 3 हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब 3 गो मौलिक कण कहलाते हैं। इसमें अल्फा कण जो है मौलिक कण नहीं है, तो इसका आंसर हुआ सी। फिर 2021 में पूछा गया कौन आवेशित कण नहीं है? तो भाई अल्फा पर धन आवेश होता है, बीटा पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, लेकिन ये फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए ये आपका आंसर रहा। फिर 2021 में ही पूछा गया 1 हेनरी बराबर कितना होता है? तो 10⁻³ मिली हेनरी, यही है mH, यानी यही आपका आंसर है। 1 हेनरी बराबर 10⁻³ और ये है 10⁻6, 10⁻−3, 10⁻। सो ये सब गलत है, केवल ये 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻³ mH। 1 मिली हेनरी बराबर 10⁻−3 हेनरी होता है और 1 माइक्रो हेनरी बराबर होता है 10⁻6 हेनरी। तो इसे भी आप याद रखेंगे। 1 मिली हेनरी होता है 10⁻−3 हेनरी और 1 माइक्रो हेनरी होता है 10⁻−6। आइए 2020 में क्या पूछा। 10 AMU बराबर 1/n ग्राम यानी 1/6.022 × 10⁻23 और इसका मान है जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1.66 × 10⁻24 ग्राम और इसको शॉर्ट में हम इस तरह से 1.6 × 10⁻27 kg यानी ग्राम से किलोग्राम बनाने में 1000 से जब हम भाग देंगे तो 3 जीरो और आ जाएगा। सो इसीलिए माइनस में 24 और 3 27 आया, यानी इसमें 1000 से हम भाग देंगे तो ग्राम से किलोग्राम बनेगा जो 10⁻27 यानी 24 से 3 और ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो अब चलते हैं 2021 का 15वां प्रश्न कैसे किया गया। बीटा किरणों के 2 गुणों को लिखें। बीटा किरण के 2 गुण है, तो बीटा किरण के गुण है 2 गुण पूछा गया है जिसमें 4 गुण यहाँ दिया गया है, कोई भी आप 2 लिख सकेंगे। तो 2 मार्क्स के लिए 2 गुण तो अवश्य लिखना होगा। तो बीटा किरण की वेधन क्षमता अल्फा से 100 गुनी अधिक होती है। ये चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं, गैसों को आयनीकृत कर देती हैं। यह ऋण आवेशित कण है। 2020 के ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि बीटा किरणें तीव्र गति से गतिशील इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, यानी बीटा किरणें तीव्र गति से गतिशील इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। कैसे पूछा गया। 2020 का तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं क्या?
फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो भाई ये तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन इसका आंसर देंगे। आइए चलते हैं रेडियो एक्टिव क्षय या विघटन, रेडियो एक्टिव डीके और डिसइंटीग्रेशन। तो इसके बारे में चल रहे हैं। रेडियो एक्टिव क्षय यानी रेडियो एक्टिव डीके या विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन से आप क्या समझते हैं। तो आइए चलते हैं। जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा यानी हीलियम नाभिक का कण बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु भार तथा संख्या बदलने के कारण नए तत्व का निर्माण होता है। इसमें परमाणु का क्षय नाभिक का विघटन होता है, अतः रेडियो एक्टिव क्षय या विघटन कहा जाता है। जब अल्फा बीटा किरणें निकलती हैं जब रेडियो सक्रिय तत्व से, तो उनके परमाणु संख्या बदल जाते हैं, नए तत्व का निर्माण होता है और इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिव क्षय या विघटन। समूह विस्थापन नियम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है। तो आइए चलते हैं। अल्फा या अल्फा कण का उत्सर्जन यानी रेडियो सक्रिय तत्व से जब अल्फा कण निकल जाता है तो देखिए इसमें से निकलने के बाद हीलियम नाभिक है, इसमें 2 परमाणु संख्या है और 4 परमाणु भार है। तो जब ये अल्फा कण निकलता है तो निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी, ये देखिए 2 है, और भार में कितना है 4, तो भार में 4 इकाई की कमी हो जाती है। नए तत्व का निर्माण होता है, आवर्त सारणी में 2 वर्ग पीछे चला जाता है। यानी जैसे यूरेनियम 92,238 है, इसमें से देखिए अल्फा कण निकला तो संख्या में 2 की कमी, 90 से ये 92 से 90 हो गया, और भार में 4 इकाई कमी यानी 238 से 234 हो गया, और एक नए तत्व का निर्माण किया यूरेनियम से, अब हो गया थोरियम। ये ग्रुप 6 में था, आवर्त सारणी के ग्रुप 6 में था, अब ये ग्रुप 4 में आ गया, 2 वर्ग पीछे आ गया। तो अल्फा कण के निकलने से भार में 4 की कमी और संख्या में 2 की कमी हो जाती है। आइए अब अगला प्रश्न क्या है भाई। हाँ, पूछा गया था कि अल्फा कण के निकलने से 2020 में पूछा गया कि अल्फा कण के निकलने से इसकी भार में कितने की कमी होती है। तो भाई भार में 4 इकाई की कमी होती है। तो इसमें ऐसे पूछा गया कि 4 की वृद्धि होती है कि कमी होती है कि कोई परिवर्तन नहीं, तो भाई 4 की कमी होती है, ये 2020 में पूछा गया। आइए चलते हैं आगे। बीटा क्षय या बीटा कण का उत्सर्जन। जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है, अतः नया तत्व आवर्त सारणी में 1 वर्ग आगे बढ़ जाता है। देखिए थोरियम 92,234 से बीटा कण जब निकला तो थोरियम से एक पेलेनियम नामक का तत्व निकला, जो इसका भार 1 संख्या बढ़ गया और संख्या वही रह गया, परमाणु भार वही रह गया और संख्या 1 इकाई बढ़ गया। तो इस तरह से बीटा कण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 वृद्धि हो जाती है और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिससे फास्फोरस से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से जब ये निकलता है तो संख्या 1 बढ़ जाती है और भार में कोई अंतर नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए थोरियम है ग्रुप 4 में और ये प्रोटैक्टिनियम बन गया जो आगे के ग्रुप में चला गया ग्रुप 5 में, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया। हाँ, तो हाँ अब है गामा क्षय। गामा किरणों के निकलने से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी न भार घटता बढ़ता है और न ही संख्या। देखिए 2020 में गामा किरणों की तरह होता है कौन सा किरण, अल्फा किरण की, बीटा किरण की, कैथोड किरण की, एक्स किरण। तो भाई गामा की तरह होता है एक्स किरण। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया 2020 में। फिर 2020 में अभी पूछा गया कि निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है, हीलियम है कि कार्बन है कि ऑक्सीजन है कि ये यानी लोहा है Fe फेरस। तो नोट, जब N/P बराबर 1 हो तो वह अस्थायी होता है। तो यहाँ पर हम N/P करके निकालते हैं। N है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन 56 में से 26 घटाए, यानी यहाँ पर 56 है, एटॉमिक नंबर में से 26 घटाए तो 30 आया और प्रोटॉन 26 आया, तो N/P निकलने के बाद 30/26 1.2 अतः कम है।
से सभी में n/p 1 है। सो यहाँ पर जो भी दिया गया है उसमें हमने चेक किया इस लोहे पर, तो लोहे पर चेक करने से 1.2, अतः ये कम अस्थाई है, क्योंकि जिसका मान 1 आता है वही अस्थाई होता है। तो बाकी सभी में n/p का मान 1 है, सो आप चेक कर सकेंगे सब में n/p का मान 1 है जो अस्थाई है, केवल इसी में 1 से अधिक है सो अस्थाई नहीं है। जिसमें न्यूटन बाई प्रोटॉन का मान 1 आता है वही अस्थाई होता है, बाकी सब अस्थाई होते हैं। तो इसमें पूछा है कि सबसे कम अस्थाई कौन है, तो इसमें सबसे कम अस्थाई आपका यही है लोहा, बाकी सब अस्थाई हैं क्योंकि उनमें n/p का मान 1 आ रहा है। फिर 2020 में पूछा नाभि का घनत्व तो लगभग होता है कितना, तो इसमें नाभि का घनत्व तो भिन्न भिन्न दिया गया है, जिसमें सही जवाब है 2.29 × 10⁻70 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नोट, नाभि का घनत्व तो लगभग 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, लगभग 10⁻17। तो इसमें देखिए 10⁻17 है, इसमें 7 है, इसमें -7 है, -11 है, -17 है। तो ये नाभि का घनत्व तो लगभग 10⁻17 आता है, तो ये प्लस से पकड़ा जाएगा, प्लस 10⁻17 है, इसलिए यही आंसर है। 2021 में पूछा गया XA/AZ, ये है एटॉमिक वेट और Z है एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या है Z है और परमाणु भार A है। कहता है कि इसमें से अल्फा 6 निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है। तो अल्फा निकलने से हम जानते हैं कि भार में 4 की कमी और संख्या में 2 की कमी होती है। सो इसमें आपने देखा कि A-4 लिखा गया है और Z-2 लिखा गया है, तो यही तो हमारा आंसर है, क्योंकि इस सब में हम देख रहे हैं कि संख्या जोड़ी जा रही है और इसमें देख रहे हैं कि घटाई जा रही है और इसमें दोनों जोड़ा जा रहा है, यानी भार भी जोड़ा रहा है, 4 जोड़ा गया और संख्या 2 जोड़ा गया, लेकिन यह सब गलत है, केवल यही सही है, क्योंकि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ समूह विस्थापन नियम में हमने बताया कि किसी तत्व से अल्फा कण के निकलने से उसकी भार में 4 की कमी और संख्या में 2 की कमी हो जाती है और एक नए तत्व का निर्माण हो जाता है। तो यही हमारा ए सही है, बाकी सब गलत है। आइए 2021 का 26वां प्रश्न देखते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु औसत आयु से आप क्या समझते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए विघटन सूत्र n = Ne e⁻ स्थापित करें। तो आइए सूत्र स्थापित करना है। इससे पहले कि हम देख लें कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु और औसत आयु क्या है। तो अर्ध आयु या अर्ध जीवन काल यानी हाफ लाइफ, इसको अर्धायु कहें या अर्ध जीवन काल कहें या हाफ लाइफ कहें। जितने समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है वही अर्ध आयु कहलाती है। ये 2019 में पूछा गया है भाई ऑब्जेक्टिव में भी कि अर्ध आयु किसे कहते हैं। सो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया 2019 में। तो अर्धायु क्या है, जितने समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक से आधी हो जाती है अर्धायु कहलाती है। यहाँ पर t बराबर जब 0 हो तो n बराबर n0 लिखा गया है, n बराबर n0 e⁻⁻, n/n0/2 n0 e⁻⁻, n1/2 हाफ लाइफ के लिए। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 e⁻⁻t 1/2 और ये से पलट देते हैं तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाता है यानी प्लस में आ जाता है। फिर लॉग लगाते हैं तो ई कैंसिल हो जाता है और इस तरह से log 2 का ये वैल्यू है और λt बराबर 1/2 है। और इसमें से हम t 1/2 जब निकालेंगे तो लैम्डा को यहाँ डिवाइड कर देंगे, यही हाफ लाइफ है यानी 0.6931 बटा लैम्डा ये अर्ध जीवन काल है, अर्थात t 1/2 समानुपाती है 1/λ के, लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः अर्धायु यानी विघटन नियतांक यानी क्षय नियतांक लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
हाँ, अब चलते हैं भाई एवरेज लाइफ यानी औसत आयु क्या है। रेडियो सक्रिय पदार्थ के सभी परमाणुओं की आयु के योग में परमाणुओं की संख्या से भाग देने पर औसत आयु प्राप्त होती है। अर्थात औसत आयु TAV एवरेज टाइम संपूर्ण परमाणु की आयु का योग बटा में परमाणुओं की संख्या यानी संपूर्ण परमाणु के आयु के योग में परमाणुओं की संख्या से भाग देने से औसत आयु निकलता है। तो इस तरह से ये है औसत आयु। आइए रेडियो सक्रिय क्षयता यानी विघटन का नियम कैसे निकालें। रेडियो सक्रिय क्षयता यानी विघटन का नियम, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के विघटन की दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। यदि परमाणुओं की संख्या n और dt समय में dn परमाणु विघटित हो तो -dn/dt प्रोपोर्शनल टू n, और ये dn/dt बराबर -λn। यहाँ लैम्डा क्या है, विघटन या क्षय नियतांक है यानी डिसइंटीग्रेशन डीके या कांस्टेंट। फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, dn/n को इधर हमने लाया, dt को इधर कर दिया, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये log n आएगा इसका मान, और ये जो है माइनस, और dt का इंटीग्रेशन t आता है, प्लस में कांस्टेंट है यानी समाकलन नियतांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है। और जब t बराबर 0 n बराबर n0 तो log n0 बराबर c। देखिए यहाँ पर t बराबर हम 0 रखेंगे तो ये समय समाप्त हो जाएगा, और n को हमने n0 बनाया तो log n0 बराबर हमको मिल जाएगा c, क्योंकि यह t तो 0 माना गया है तो t ये टर्म समाप्त हो जाएगा, और इनको n0 बनाया गया है तो log n0 बराबर मिलेगा c। सो यहाँ हमने लिख दिया। अब आइए फिर इसी समीकरण में मान को रखते हैं, log n बराबर -λt और c का मान यहाँ से log n0 रख देते हैं। फिर इसको यहाँ रखा और ये प्लस था तो इधर माइनस किया और इसको यहाँ रखा, फिर log रखने के बाद n/n0 लिखा, फिर इसको लिखा, और log जब हटाएंगे तो इधर e के पावर -λt हो जाएगा n/n0, और इसमें से जब हम n निकालेंगे तो n0 इधर आके गुणा हो जाएगा तो n बराबर n0 e के पावर -λt। अतः रेडियो सक्रिय पदार्थ पूर्ण रूप से विघटित नहीं होता। हाँ, अब अगला प्रश्न हमारा है न्यूमेरिकल के रूप में। सो यहाँ पर इस पार्ट से संबंधित न्यूमेरिकल आप देख लीजिए। 2019 का 14वां प्रश्न आया है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक 5.2 × 10⁻³ प्रति वर्ष है, इसकी अर्ध आयु क्या होगी। सो 2 नंबर में पूछा गया है। तो इसके लिए कुछ ऐसे प्रश्न, ये फॉर्मूला पहले लिखेंगे, T1/2 = 0.693/λ। तो यही हाफ लाइफ है, यही अर्ध आयु है, और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है। और सो ऊपर वाले तो ऐसे ही अंश में उतार लेंगे, लेकिन लैम्डा का मान यहाँ पर क्षय नियतांक दिया गया है, उसी को यहाँ रख देंगे। और इसके बाद ये 3 माइनस है तो ये ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 10 के पावर 3 गुणा जब करेंगे तो ये माइनस समाप्त हो जाएगा और एक 0 और आ जाएगा इस तरह से। और ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 और बढ़ा देंगे, और 52 से इसमें भाग देने से इतना वर्ष आया। सो यही आपका आंसर है। अगला है 2012 का 5वां प्रश्न, रेडियो की अर्ध आयु। एक रेडियम की अर्ध आयु 1622 वर्ष है, कितने समय बाद रेडियम के 7/8 भाग का क्षय हो जाएगा। तो शेष भाग कितना बचेगा भाई, जब क्षय हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1/7/8 1/8 हुआ। और n0 जो है प्रारंभिक संख्या है, और n जो है शेष बचा हुआ संख्या है, परमाणु संख्या, और n बराबर n0 का 1/8 बचा हुआ है। तो अब n को इधर ला के बटा कर दिए, n/n0 हुआ 1/8 हुआ, और 1/8 को 1/2 के पावर 3 लिख सकेंगे। और फिर इसको लिखने के बाद 1/2 के पावर n दे देते हैं, क्योंकि n बराबर n0 1/2 के पावर n होता है, तो इसीलिए हमने n बराबर n0 1/2 के पावर n होता है, इसीलिए इसके मान को हमने क्या लिखा 1/2 के पावर n। और 1 और 2 से
1 और 2 से हम अगर इसका तुलना करते हैं तो इसका जो वैल्यू आया है 1/2 के पावर 3 है, n/n 0 के पावर 1/2 के पावर n है, तो n का मान यहाँ पर 3 मिल रहा है। सो आप देख लीजिए n का मान हमें मिला 3, अतः t बराबर n इंटू 1/2 यानी n का मान इतना 3 आया है और t 1/2 का मान 1622 है। तो 1622 से हम इसमें गुणा कर दिए तो 4866 वर्ष आया। इस तरह से यह प्रश्न बना हुआ है। आगे देखते हैं 2011 का छठा प्रश्न। यूरेनियम 92238 के 1 ग्राम नमूने की सक्रियता क्या होगी यदि उसका अल्फा 6 हो तो अर्धकाल 45 × 10 के पावर 6 वर्ष है। तो n बराबर एवरेज नंबर है, तो आइए dn/dt बराबर माइनस लैम्डा n और इसका मान 0.6 × 0.693/t के पावर 1/2। n बराबर है 0.693 बटा ये t 1/2 का मान 45 और ये दिया हुआ है। सो उसको हमने लिखा और गुणा में n का वैल्यू रखेंगे। सो n का वैल्यू यहाँ पर इतना 6.02 × 10 के पावर 3 एवोगाड्रो नंबर होता है और इसको इतना से भाग दिया क्योंकि ये 238 है, इसका एटॉमिक भार है और इस तरह से ये भाग गुणा भाग करने के बाद और जब आप कैलकुलेशन इस तरह से भाग गुणा करते जाएंगे सो इसका मान इतना आएगा यानी -3.89 × 10 के पावर -12 यानी 1.2 × 10 के पावर 4 dps। इस तरह से इसका मान आता है। आइए 2017 का 10वां प्रश्न। नाभिक में अल्फा बीटा गामा के उत्सर्जन से तत्व के परमाणु की स्थिति आवर्त सारणी में कैसे बदलती है। तो वही अल्फा के उत्सर्जन से तत्व का स्थान आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे चला जाता है तथा बीटा के उत्सर्जन से तत्व का स्थान आवर्त सारणी में 1 स्थान आगे चला जाता है, क्योंकि अल्फा के निकलने से परमाणु संख्या घटती है और बीटा के निकलने से परमाणु संख्या बढ़ती है, इसीलिए यह बीटा के निकलने से आगे चला जाता है जबकि अल्फा के निकलने से पीछे चला जाता है। आइए 2018 का 14वां प्रश्न। एक रेडियो सक्रिय नाभिक निम्न ढंग से क्रमानुसार क्षय करता है, जैसे ए अल्फा निकला है A1 बना, फिर बीटा निकला तो A2 बना, फिर गामा निकला तो A3 बना। तो यदि नाभिक में ए के लिए परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 9238 हो तो नाभिक के लिए उन संख्याओं का मान क्या होगा। तो आइए चलते हैं एक जगह पर 9238 लिखते हैं ए अल्फा। इसमें से अल्फा जब निकला तो एटॉमिक नंबर 4 कम हो गया, 234 आ गया। एटॉमिक भार में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, तो 92 से 90 आ गया है, भार 234 आ गया जो जबकि 238 था। बीटा निकालने पर परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है और भार में कोई अंतर नहीं आता, इसीलिए 234 यहाँ पर आ गया और 90 में 1 बढ़ करके 92 आ गया। गामा निकलने से कोई भी अंतर नहीं होता, इसीलिए न भार घटा हुआ है न बढ़ा हुआ है, भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसमें ऐसा प्रश्न करने से मकसद यही है कि आप ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ यानी समूह विस्थापन नियम आप जानते हैं अथवा नहीं। तो बस यही नियम जानना है कि अल्फा के निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी और भार में 4 की कमी होती है, जबकि बीटा के निकलने से परमाणु संख्या में 1 वृद्धि होती है और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। गामा के निकलने से न भार और न संख्या किसी की परिवर्तन नहीं होता। यही है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ यानी समूह विस्थापन नियम। इस नियम को आपको जानना होगा और अच्छा से समझना होगा, जो पीछे भी हमने इसको अच्छा से बताया है। सो आप अच्छी से समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसमें अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।